नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रितकेश सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते फेस की करनी है तो शुरू करते हैं नवंबर महीने का पहला पार्ट। नवंबर महीने के पहले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं अपनी मेहनत ही ना कर सकूं ये गलत बात है। मेहनत करनी ही है, मेहनत कंप्लीट करनी है, पूरे मन से करनी है, लेकिन सफलता मिले ना मिले ये भाग्य के ऊपर छोड़ना है। और अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो सफलता उसको अवश्य मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों, काम करते रहना है, फोकस्ड रहना है, तैयारी मेंटेन करनी है और उस कुर्सी छीन लेनी है। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहां से लॉन्च किया गया? भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान। देखिए, नाम में ही क्लियर है, आपको एकदम क्लियर एक फैक्ट यहां से समझ में आना चाहिए। क्या भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन क्या है? तो ये है समुद्रयान। ठीक है, और इसको लॉन्च कहां से किया गया ये पूछा जा रहा है। इसको कहां से लॉन्च किया गया? आपके सामने ऑप्शंस थे, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, है ना? तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई से लॉन्च किया गया भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम है मत्स्य 6000, है ना? ये क्या है? भारत की एक मिशन है, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, जिसमें भारत क्या करेगा? अन्वेषण करेगा। क्या करेगा? अन्वेषण करेगा और खनन करेगा। अन्वेषण और खनन करेगा किस लिए? खनिजों के लिए। जो समुद्र के तलहटी में, समुद्र के नीचे तमाम खनिज पड़े हैं, उनके अन्वेषण के लिए शुरू किया गया था डीप ओशन मिशन। उसी के अंतर्गत भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम है समुद्रयान। और पहला समुद्रयान कौन सा है? तो मत्स्य 6000। ये लगभग 5500 से 6000 फीट नीचे तक जाकर के इस खनिजों का अन्वेषण और खनन कर सकता है। भारत का पहला समुद्रयान मिशन है और इसमें लगभग 3 व्यक्ति, जो कि यहां लिखा है मानव युक्त, तो इसमें लगभग 3 व्यक्ति जा सकते हैं। इसकी शुरुआत चेन्नई से की गई और इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू हुई? देखो भैया, क्वेश्चन है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किसी राज्य की योजना है निश्चित रूप से, क्योंकि आगे मुख्यमंत्री लगा है। राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना? घसियारी, घसियारी उन महिलाओं को कहा जाता है जो थोड़ी नीचे तबके की होती हैं, गरीबी होती है और घास काट करके वो चारे के लिए व्यवस्था करती हैं अपने पशुओं के लिए, है ना? पशुओं के द्वारा जो घास खाया जाता है, चारा खाया जाता है, उसको काट करके बटोरती हैं, एकत्रित करती हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया, घसियारी योजना, जिसमें क्या होगा? 25 से 30 किलो के पैकेट, चारा का पैकेट तैयार किया जाएगा, लगभग जो लगभग 2 किलो, 2 रुपया प्रति किलो, जो लगभग 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, है ना? जिससे क्या होगा? बहुत सुविधा हो जाएगी, लोगों को दूर से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में घास काटने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी योजना शुरू की किसने? ऐसी योजना शुरू की उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड में वर्तमान में पुष्पेंद्र सिंह धामी आपके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं और उत्तराखंड में ही स्थित है भारत का पहला घास केंद्र। घास संरक्षण केंद्र, और घास संरक्षण केंद्र कहां स्थित है भैया? क्योंकि यहाँ घसियारी की बात हो रही थी, इस नाते मैंने बताना जरूरी समझा। संरक्षण
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाषा संगम पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? पहल नाम से ही क्लियर है कि आप संगम के अन्य भाषाओं की बात जरूर की जाएगी। यहां पर अन्य भाषाओं की बात अच्छा क्या है, किस मंत्रालय से संबंधित है? किस संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, न्याय एवं कानून मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा? मंत्रालय होगा। भाषा संगम पहल है क्या? देखोगे राष्ट्रीय पटेल की जयंती के अवसर पर, उसी जयंती के अवसर पर 140वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 140वीं जयंती जब शुरू किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये अभियान शुरू किया गया था, है ना। इसमें भी भारत की एकजुटता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शुरू किया गया भाषा संगम पहल। इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शुरू किया गया आपका भाषा संगम पहल। और इस बुनियादी वाक्य को सीखने की बात की गई है। अन्य जो 22 भाषाएं जो अनुसूचित में शामिल हैं, उन 22 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल है ना 22 भाषाएं, 8वीं, उन 22 भाषाओं के बुनियादी वाक्यों को, बुनियादी शब्दों को सीखने के लिए किया गया और योजना को समन्वित करना है भाषा संगम पहल शिक्षा मंत्रालय संबंधित है, क्रियान्वित एनसीईआरटी द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 22 भाषाओं के बुनियादी शब्दों को जो 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं, उनकी बुनियादी शब्दों को सीखने पे बढ़ावा देता है। और किसके अंतर्गत सीखना चाहता है? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कौथी 140वीं जयंती के अवसर पर एकदम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जो आना है, नंबर गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर गेन करने पे ही सिलेक्शन मिलना है। वो व्यक्ति नहीं जानता कि आपको कितना ज्ञान है। आपके ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जो आना है उसका विशेषकर पॉइंट टू पॉइंट एकदम दिमाग में रखना है कि एग्जाम में पेपर मिला और नंबर लिया। पढ़ेंगे बिना समय गवाए, बढ़ेंगे। अगला वन्य जीव कार्यक्रम योजना 2021-30, वन्य जीव कार्यक्रम योजना 2021-30 ये लगभग 10 वर्षों का समय है बाबू। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का समय है। पारित करने वाला केस का पहला राज्य बाबू, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने वन्य जीव क्या वन्य जीव कार्य योजना शुरू करने वाला देश का पहला कौन सा है? वो भी कितना? 2021 से 2030 तक। ऑप्शन गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल। सही आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, पहला राज्य है वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 लॉन्च किया। यह लगभग 10 वर्ष योजना है। प्रमुखता से इसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, है ना, क्या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के साथ जो अनुकूलन करना हो उसके संबंधित रिपोर्ट तैयार किया गया है। और आपदा का जो आता है, आपदा में जो जोखिम होता है उसको कम से कम किया जा सके, इन दोनों विषय वस्तुओं को राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना से समन्वित किया जाना है। राज्य जलवायु परिवर्तन,
राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना से समन्वित किया जाना है, जिसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो भारत का पहला राज्य जिसने जन जीव कार्य योजना, वन्य जीव कार्य योजना शुरू किया, वन्य जीव कार्य योजना पारित किया, वो कौन है? महाराष्ट्र है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपका मिलने वाला है क्वेश्चन ये सारे। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता? क्वेश्चन है श्रेष्ठ मतलब परिवहन क्षेत्र में एकदम उम्दा काम किसने किया, है ना। पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देश ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता? जयपुर, दिल्ली, कोची, सूरत। तो बाबू श्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ये जीता सूरत। सूरत जिला था जिसने जीता, सूरत शहर था जिसने जीता सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। मतलब यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है बहुत ही, लेकिन ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन में सूरत कहां पे? सूरत इज द। लेकिन बात अन्य देशों अन्य शहरों की भी कर सकते हैं। तो सतत परिवहन प्रणाली में शीर्ष स्थान पे था आपका कोच्चि। सतत परिवहन प्रणाली शीर्ष स्थान पे आपका कोच्चि। बात करें अगर दिल्ली की तो सर्वश्रेष्ठ मेट्रो व्यवस्था, सर्वश्रेष्ठ मेट्रो व्यवस्था की बात की जाए तो कहां का था? दिल्ली का। क्लियर है। तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक प्रणाली परिवहन प्रणाली हो गया आपका सूरत, जो कि पड़ता है गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ दिल्ली आपका पड़ गया, सर्वश्रेष्ठ दिल्ली में आपका हो गया सर्वश्रेष्ठ मेट्रो व्यवस्था, और कोच्चि में आ गया आपका सतत परिवहन प्रणाली पे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आना सकता है, तीनों में से पूछा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का महानिदेशक है ना, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको आप बोलते हो फिक्की, है ना, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पी.के. गर्ग, अशोक भूषण, के. माधवन, अरुण चावला। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है रट लेना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है ही नहीं। अरुण चावला या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का महानिदेशक, है ना। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको। बढ़ते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का ग्रुप का शुभारंभ किन देशों ने किया? भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत और जापान। आपको पता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड COP 26 जो कि हुआ है ग्लासगो में, है ना। कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। भारत और यूनाइटेड किंगडम की साझा पहल, भारत और की साझा पहल, जिसको बोला गया वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, मतलब सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक है उनको पूरे विश्व भर में कैसे फैलाया जाए। तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की जो शुरुआत है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा की गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसे कितने चरणों में लागू किया जाएगा? तो बाबू इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में मध्य पूर्व एशिया, है ना, पहले चरण में मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ा जाए। मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में अफ्रीका को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में अफ्रीका को जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में पूरे विश्व को इस व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसकी सेवा है? भारत और
यूनाइटेड किंगडम की। आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे भारत और फ्रांस, तो भारत और फ्रांस आप पहले से पता है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन थी जो कि COP21 में शुरू की गई थी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है इससे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां स्थित है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, है ना। बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया। जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित था हमारे आदि शंकराचार्य की मूर्ति, प्रतिमा और समाधि, जो कि वहां पे जब त्रासदी आई थी वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका पुनर्निर्माण किया गया है और पुनः से एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये प्रतिमा कितनी ऊंची है, 12 फीट ऊंची है और 35 टन वजनी, जिसका अनावरण किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस तरीके से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट रखना है, केदारनाथ में किसकी मूर्ति स्थापित की गई, शंकराचार्य की। इसी तरीके से भी एक क्वेश्चन बना था विश्वनाथ मंदिर में, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई, अन्नपूर्णा देवी की, कनाडा से लाई गई थी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई। एकदम एग्जैक्ट बाबू याद करना भैया, एकदम एग्जैक्ट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन एग्जाम में। बढ़ते हैं, मेहनत आपको करते रहनी है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है। वो टाइम नहीं आना चाहिए जब आपको रिग्रेट हो कि ये वाला चीज पढ़ा होता तो ये हो जाता, और ये चीज नहीं पढ़ा इस नाते ये नहीं हुआ। वो सब कुछ देखना है जो आपकी सफलता में कुछ भी कर सकता है, 0.1% भी बढ़ा सकता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की अगली श्रृंखला में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया। आपके सामने ऑप्शंस हैं, वैक्स, NFT, वैक्सीन, कोरोना। बाबू कोलिंस डिक्शनरी ने आपके NFT को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आपके वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो ये आपको याद रखना है, कोलिंस ने NFT को घोषित किया आपका वर्ड ऑफ द ईयर, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आपके वैक्स को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने दिया। बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा। तो बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा, है ना। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे हरित कर्म सेना की, किसकी, हरित कर्म सेना, मतलब ऐसी सेना जो हरित कर्म करे। हरित कर्म का सेंस वो भी ठोस प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। अभी ध्यान होगा आपको, ठोस प्रबंधन के लिए ही 3 साल से लगातार सेल पुरस्कार जीतता आ रहा है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। सेल लगातार 3 वर्षों से जीतता आ रहा है पुरस्कार, है ना। तो चलते हैं वापस इस टॉपिक पे। तो केरल में शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, ऐसे में वहां के लोग व्यवस्थित होते हैं अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया हरित कर्म सेना, यह सेना घरों में निकलने वाले कचरों को अलग अलग बांटेगी और उसको बार के हिसाब से, दिन के हिसाब से उसके वाहनों तक पहुंचाएगी, है ना। इसी के लिए शुरू किया गया आपका हरित कर्म सेना। और यह प्रस्ताव किस राज्य द्वारा दिया गया, राज्य द्वारा दिया गया, केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केरल सरकार द्वारा। केरल में इस समय मुख्यमंत्री कौन है बाबू, केरल में इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन। तो एकदम आंख बंद करके आंसर क्या लगना है आपका, केरल। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना का प्रस्ताव किसने दिया, केरल ने दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है,
भारत सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया है? बी आर चौधरी, एस एम घोरमड़े, करमबीर सिंह, आर हरि कुमार। इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है भारत में मुख्य रूप से कितनी सेनाएं हैं? तो 3 सेनाएं, है ना, जल थल नभ। और इसमें वर्तमान में इन तीनों के संचालन के लिए, तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक पद है, उसका नाम है सीडीएस। वर्तमान में सीडीएस पद में कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष की बात की जाए, राष्ट्रपति द्वारा इन तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है नौसेना अध्यक्ष, नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे? आर हरि कुमार। किसे? आर हरि कुमार को नौसेना अध्यक्ष का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे एक और है वी आर चौधरी। तो वी आर चौधरी को नियुक्त किया गया है भारत की वायुसेना का अध्यक्ष। और आपको पता है थल सेना अध्यक्ष कौन है आपके वर्तमान में? तो थल सेना अध्यक्ष हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? भैया अभी हमने चर्चा की अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस की पहल है, COP21 से निकल के आई थी, है ना। एकवां सदस्य देश बना है आपका, ऑप्शन आपके सामने है, चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका। का सही आंसर क्या है? अमेरिका। अमेरिका इसका 101वां सदस्य देश बनके तैयार है। बात करेंगे तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं। किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों के लिए, कर्क रेखा मकर रेखा के गठबंधन किया गया था कि सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और इन देशों में उन देशों को भी पहुंचाया जाए जहां पे सौर ऊर्जा नहीं उत्पादित की जा सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ सीधे नहीं पड़ती है। कारण क्या है? कर्क और मकर रेखा के बीच सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है, इस नाते यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग और उपभोग किया जा सकता है। तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय माथुर। भारत और फ्रांस इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो बात पहले उठेगी ग्रैंड मास्टर होता क्या है? तो ग्रैंड मास्टर एक उपाधि है। किसमें? शतरंज के खेल में। किसमें? शतरंज के खेल में एक उपाधि है। और भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बात करेंगे तो 1988 में विश्वनाथन आनंद जो हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। बात करते हैं यहाँ पे 72वें की। किसकी? 72वें की। तो भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर है आपका मित्राब गुहा। बात करेंगे 71वें की तो भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर है भारत का 70वां, भारत का 69वां ग्रैंड मास्टर आपका हर्षित राजा। चारों ग्रैंड मास्टर को आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर अभी बनी है दिव्या देशमुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अच्छा एक बात और, ग्रैंड मास्टर की बात ही 2500 येलो पॉइंट मिलने पर, है ना, 2500 येलो पॉइंट अगर आप अर्जित करते हैं तो आपके पास ये उपाधि मिलती है। और आजीवन आपको यह 2500 बरकरार रखने होंगे। जब तक बरकरार रहेंगे तब तक आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि आपकी बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? रक्षक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो सही आंसर क्या है बाबू? इसका सही आंसर है उड़ीसा। सरकार ने कहा कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र जो बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, संभावित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र होते हैं,
वहां पर जो पास में होटल्स हों, प्रतिष्ठान हो, ऐसे लोगों को चुना जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो दुर्घटना अगर होती है तो दुर्घटना होने वाले व्यक्तियों की फर्स्ट एड कर सके, है ना। ऐसी स्थिति में जब अगर मान लो किसी की दुर्घटना हो गई तो आसपास के जो लोग हैं, जो वहां पे स्थित हैं, जो आप वहां पे अवस्थित हैं, कौन कौन, जो प्रतिष्ठान हैं, भोजनालय हो सकते हैं, प्रतिष्ठान हो सकते हैं, जो हाईवे पे हो सकते हैं, पेट्रोल पंप्स हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि जो वहाँ हाईवे पे दुर्घटना क्षेत्र जो वहाँ होता है, जो संभावित दुर्घटना क्षेत्र होता है वहां पे रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी का नाम है क्या, सुरक्षक योजना। और इसकी शुरुआत किसने की, उड़ीसा गवर्नमेंट ने की। वर्तमान किसकी सरकार है भैया, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है हरियाणा के हिसार में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हरदीप पुरी, मनोहर लाल खट्टर। तो बता दें रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का हिसार में अनावरण किया आपके वर्तमान शहरी आवास मंत्री हरदीप पुरी ने। इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय भी वर्तमान में है ना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से वहां के रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन से क्या हो गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। तो आपको पता है भारत और फ्रांस, है ना, भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं, भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं और युद्ध अभ्यास इसका नाम है शक्ति, है ना। शक्ति युद्ध अभ्यास होता है 2021 हुआ, इसके आगे सन लग जाता है, आपको पता है शक्ति युद्ध अभ्यास 2021। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत और फ्रांस के बीच और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। जी हाँ, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। गरुड़, वरुण, डेजर्ट नाइट, ये सभी युद्ध अभ्यास आपके भारत और फ्रांस के बीच के है। युद्ध अभ्यास का सेंस होता है युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करना, कि अगर कभी युद्ध होता है तो हम कैसे उस स्थिति को झेलेंगे, कैसे उस स्थिति में हम कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, ये दर्शाता है युद्ध अभ्यास। आपको प्रशिक्षण देना एक तरीके से उस स्थिति का। बढ़ते हैं अगले की ओर। कैसरे हिंद नामक एक राज्य की एक तितली को किस राज्य द्वारा राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई। चमकीली और बड़ी रंग की तितली, जी हाँ, चमकीली और बड़ी रंग की तितली जिसका नाम है कैसरे हिंद। कैसरे हिंद का अर्थ होता है भारत का सम्राट, और भारत का सम्राट मतलब कैसरे हिंद तितली को किस राज्य द्वारा राज्य तितली का दर्जा दिया गया। आपके सामने ऑप्शंस देखता हूं तो आपके सामने है असम, असम, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप सभी को पता है, एकदम सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द्वारा कैसरे हिंद, कैसरे हिंद नामक तितली को समशीतोष्ण सदाबहार, यह तितली समशीतोष्ण सदाबहार वन में पाई जाती है ना। भारत के अन्य राज्यों की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के अलावा तो भारत के बात करेंगे मेघालय, असम, सिक्किम, मणिपुर, इन राज्यों में पाई जाती है। तो नोट कर लेंगे मेघालय, मणिपुर, असम, है ना, मेघालय, मणिपुर, असम, इसके अलावा आपका हो जाएगा सिक्किम, इन राज्यों में पाई जाती है। अगर अन्य देशों की बात करोगे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसके अलावा दक्षिणी चीन अगर आप देखो, आप वियतनाम देखो, आप
है ना, इन सभी तितली पाई जाती है। तो भारत का सम्राट कैसरे नाम दिया गया इसको, और अरुणाचल प्रदेश द्वारा इसे राज तितली के रूप में घोषित किया गया। एकदम रट लेना है, कोई नहीं क्वेश्चन इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कई लाइन नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस वाले, ऐसे सीधे पूछ सकता है कि कैसरे तितली को किस राज्य द्वारा राज तितली घोषित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश सही हो गया। इसके अलावा पूछ लिया कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कैसरे हिंद तितली के संबंध में सही है। पहला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा इसे राज्य तितली घोषित किया गया, सही बात है। दूसरा, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर राज्यों में भी यह तितली पाई जाती है, ये भी सही होगा। तीसरा, भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण चीन या फिर वियतनाम देशों में भी यह तितली पाई जाती है। चौथा, यह तितली समशीतोष्ण सदाबहार वनों में पाई जाती है। सभी आंसर सही हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके, मैं बता रहा हूं फैक्ट, लेकिन वो भी फैक्ट एग्जाम एक्स्ट्रा वाला नहीं, एकदम फैक्ट में भी एकदम कुछ छोड़ना नहीं है। फैक्ट में वो सभी संभावनाओं को तलाशना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उस कुर्सी तक पहुंचा सकता है। वह कुर्सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको मिलनी है, वह कुर्सी इंपॉर्टेंट है। उसी का सपना आना चाहिए, रात में, दिन में, सोते समय, काम करते समय, हर समय मोटिवेशन बना रहना चाहिए, तभी मजा आएगा। अगर सुबह उठे और करते गए और फिर सो गए, काम खत्म हो गया, हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कंपटीशन वाले विद्यार्थी की लक्षण नहीं है। कंपटीशन वाले विद्यार्थी का प्रतिदिन कुछ लक्ष्य होना चाहिए, सोने से पहले वो लक्ष्य अचीव होना। अगर अचीव नहीं होता है तो वो बेचैनी होनी चाहिए, जो आपको दिख रही है, आपके अंदर दिख रही है, वो बेचैनी होनी चाहिए, तब लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे। जब तक आपके अंदर वो बेचैनी नहीं आएगी कि आपको कुछ कर दिखाना है, तब तक कोई समस्या का हल नहीं मिलने वाला। आराम से दोस्तों पढ़ाई नहीं होती है, आपके अंदर आवश्यक, आपको लगना होगा कि हाँ मुझे इस टारगेट के अंदर यह समस्या सफलता प्राप्त करनी है। पढ़ते हैं, बिना बात किए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहेगा? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चा हल्ला वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में इसमें चर्चा भी हुई थी। महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सही आंसर क्या है? सही आंसर है मध्य प्रदेश, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहां पे भैया? भोपाल में स्थित है भारत का पहला ISO प्रमाणित और भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो भारत का इस ISO प्रमाणित और इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है 1905 में। किस, और तब इसका नाम 1905 में, और इसका नाम परिवर्तित करके 1979 में कर दिया गया हबीबगंज। क्या कर दिया गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम फिर से परिवर्तित हुआ और अब 2021 में इसका नाम हो गया कमलापति रेलवे स्टेशन। यानी कमलापति कुंड समाज से आती हैं और यह अंतिम हिंदू शासिका थी वहां की, है ना। और समाज से आती और हिंदू शासिका थी, जिनके नाम पर भारत के पहले ISO प्रमाणित और विश्व स्तरीय स्टेशन का नाम रखा गया, जिसका नाम पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। स्थित है भोपाल में, भारत का पहला स्टेशन है जिसे ISO प्रमाणित किया गया है, और यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में कोई भी चीज पूछी जा सकती है। पढ़ते हैं, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तंजावुर, तमिलनाडु, अजमेर, राजस्थान, कोट्टी, केरल, पटना, बिहार। तो भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ आभासी तरीके से तंजावुर, तमिलनाडु। कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में आभासी तरीके से पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको याद रखना है, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। तुरंत कमेंट बताइए, में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? और साथ ही बताइए खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही दिवस कमेंट में जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए कमेंट में, तुरंत कमेंट करिए, विश्व खाद्य दिवस और खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं?
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मतलब ऐसा गांव जहां पे घूमने में मजा आ जाए, पर्यटन करने में अच्छा आ जाए, आनंद आ जाए, है ना। ऐसा गांव कौन सा है भाई, और कहां का है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, तेलंगाना। सही आंसर कहां का मिलेगा? सही आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा तेलंगाना का। कहां का? तेलंगाना का सही आंसर मिलेगा। और सही आंसर क्या है? पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। ये संगठन है जिसके लिए 2020 का वर्ष सबसे खराब किया था। पर्यटन संगठन ने 2020 का वर्ष सबसे खराब वर्ष घोषित किया था पर्यटन के लिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था और सभी अपने घर में थे। पर्यटन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, घूमना मना था, घर में लॉकडाउन था, शहरों में लॉकडाउन था, सभी लोग घर में क्वारंटाइन थे, है ना। तो पोचमपल्ली हो गया तेलंगाना का गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया, है ना। तो इसी तरीके से जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।